नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। शुरुआत करेंगे चर्चा की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने 23 नए लोगों को आतंकी घोषित किया। यूएपीए के तहत जारी हुई नई आतंकी सूची। बड़ी खबर, घोषित आतंकियों की कुल संख्या बढ़कर 80 हुई। इसमें 23 नए नाम शामिल किए गए हैं। 23 में से 12 नाम पाकिस्तान और पीओके से जुड़े हैं और बाकी जो 11 बचे हैं, 11 घोषित आतंकी जम्मू कश्मीर के मूल निवासी बताए जा रहे हैं। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, टीआरएफ और जेयूडी से जुड़े नाम शामिल हैं इस लिस्ट के अंदर। भर्ती, घुसपैठ और आतंकी फंडिंग के आरोप, जी मैम बिल्कुल आ रही है, नगरोटा और सुनजुआ हमलों से जुड़े संदिग्ध भी सूची में। 2019 संशोधन के बाद व्यक्तियों को आतंकी घोषित करने का अधिकार। आतंकी नेटवर्क पर सरकार की बड़ी कानूनी और सुरक्षा कार्रवाई। केंद्र सरकार ने 23 नए लोगों को आतंकी घोषित किया है। यूएपीए के तहत जारी हुई नई आतंकी सूची। घोषित आतंकियों की कुल संख्या बढ़कर 80 हुई है। देश की सुरक्षा के मोर्चे पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत 23 और लोगों को व्यक्तिगत तौर पर आतंकी घोषित कर दिया है। इन नामों में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, द रेजिस्टेंस फ्रंट और जमात उद दावा जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े चेहरे शामिल बताए गए हैं। सरकार का दावा है कि ये लोग आतंकियों की भर्ती, सीमा पार घुसपैठ, आतंकी फंडिंग, हथियारों की सप्लाई और भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचने में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। इन 23 नामों में से 11 जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं, जबकि 12 पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जुड़े बताए गए हैं। इस फैसले के बाद भारत सरकार द्वारा घोषित व्यक्तिगत आतंकियों की कुल संख्या बढ़कर 80 हो गई है। सवाल यह है कि क्या ये इस कार्रवाई से आतंक के नेटवर्क पर निर्णायक चोट पहुंचेगी कि केवल आतंकी घोषित करना पर्याप्त है, या इनके आर्थिक नेटवर्क, डिजिटल तंत्र और सीमा पार मौजूद सुरक्षित ठिकानों पर भी समान रूप से कार्रवाई जरूरी है, और क्या इससे पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ेगा? इस बात पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रजी सहगल मैम, एसपी रिटायर्ड हैं। मैम धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और डॉक्टर अभिषेक अहलावत है हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट। धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए। शुरुआत में रजनी मैम से करूंगा। मैम, सरकार ने 23 नए लोगों को आतंकी घोषित किया है। क्या ये केवल एक कानूनी प्रक्रिया है, या इसके जरिए सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों के पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई करने की अतिरिक्त ताकत भी मिलती है? थैंक यू साहिल, इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। आई डोंट हैव एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड और कुछ ऐसा है, लेकिन मैं एक कॉमन सिटीजन की तरह एक बात करना चाहूंगी कि जो हम आतंकवाद टेररिज्म से जूझ रहे हैं इस द मिड 90s, और मिड 90s से आए देखिए फॉर द लास्ट 3 डेकेड्स हम लोग, एक कॉमन मैन उससे कितना जूझ रहा है और कितनी जनरेशंस इस सब प्रोसेस के अंदर गई हैं। सो डिक्लेयरिंग दीज पीपल एज एन ए टेररिस्ट, ये सिर्फ मात्र कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये डेफिनेटली एक स्ट्राइक जिसको कहते हैं ना, हथौड़े की एक वार है कि उन सब पे, कि वो लोग हम सबके बीच में घूम रहे हैं, तो हमें मालूम नहीं है वो कौन है। मेरा एक बैकग्राउंड करेक्शनल सर्विसेज से है, बिकॉज मैं उन लोगों के टच में थी। वो तभी मैं उनको पहचान पाए जब वो हमारे पास इन जुडिशियल कस्टडी है। लेकिन आप उस सोसाइटी, उस माशरे, मालूम नहीं है जिनके साथ में वो रह रहे हैं, जिनके साथ वो डील कर रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है क्या वो एक भारतीय नागरिक होते हुए भी क्या वो इंटरनेशनल एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी ये चीज थी, दिस इज ए अवेयरनेस, विजन एंड आइडेंटिफिकेशन। उसके साथ हम भारतीय नागरिक के लिए एक ये एक कर्तव्य बनता है कि अगर आपको पता है तो आप अपनी आंखें, कान, नाक सब खुला रखे, क्योंकि आपको ये सब चीजें अब नाउ इट्स नॉट ओनली द पुलिस एंड द आर्मी विल डू, इट्स आर ऑल्सो कमिटमेंट, और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें और हेल्प करें। आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसा दिखता है सस्पिशियस एलिमेंट, तो आप रिपोर्ट कीजिए। हम ये चुप करके ना बैठ जाए, सो फार आई एम नॉट अफेक्टेड, व्हाई आई शुड रिपोर्ट? इट्स नॉट लाइक दैट। नाउ द थिंग्स आर देयर, दे आर आइडेंटिफाइड। कम से कम सोशल बाइकॉटिंग हो सकती है, आपका जो बिजनेस का हो सकता है वो बंद होगा, वो लोग आइसोलेट होंगे। और खाली आप कहें कि कानून के तहत आपने इनको बुक कर लिया और चीजें इधर ही रहेंगी, नहीं। हम और पावर्स दे रहे हैं हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी को, हमारी जुडिशरी को, और उसके साथ टू टैकल दीज पीपल, टू आइडेंटिफाई, टू बुक देम अंडर द रेलिवेंट लॉ ऑफ द लैंड। सिर्फ कानून किताबों में नहीं है,
कानून मेरे और आपके पास भी है, हमें उसका पता होना चाहिए, उसका चेहरा मालूम होना चाहिए, क्योंकि 3 डेकेड्स, 3 जनरेशन हम सब सफर कर रहे हैं। कम से कम ये जो टोकरा है, हम इसको यहीं खाली कर दें, ना कि इसको अगली जनरेशन के लिए पास करें। बिकॉज जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत सफर किया, खाली जम्मू कश्मीर ने नहीं, पूरे हिंदुस्तान ने सफर किया। द इंडिया इज ब्लीडिंग, और हमें इस वक्त अपनी मरहम पट्टी की भी जरूरत है, और दूसरे देश को भी बताने की जरूरत है कि यू पीपल विल नॉट बी गो जी। अननोटिस्ड, और हमारे देश पे जो कदम रखेगा तो उसका उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा, उस इंसान को भी, उस एंटी नेशनल पर्सन को भी, और उस देश को भी जो उसे स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, मैं करता हूँ रुक दोबारा आपका। मैं रुक करता हूँ डॉक्टर अभिषेक अलावा जी का। सर, भारत सरकार ने 23 नए लोगों की आतंकी घोषित किया है। क्या आपको लगता है कि इस कदम से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा, या फिर ये केवल भारत की घरेलू सुरक्षा रणनीति तक सीमित रहेगा? साहिल जी, सर्वप्रथम आपको, रजनी मैम को जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये जो कानून, ये जिस तरीके से हमने सख्त कानून बनाए, जैसे रजनी मैडम ने बताया, जब तक हम इन लोगों को नेम ऑन शेम नहीं करेंगे, जब तक इनको बुक नहीं करेंगे इन रूल्स के तहत, तब तक ये अपने आप में एक वांछित लोग तो जरूर है, वांटेड लोग तो जरूर हैं। पर ये किस लिए वांछित है, ये इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, उनको कैसे पता चलेगा? इनको प्रॉपर कानूनों के तहत जब हम इनके नेम करते हैं, तो हम जो इंटरनेशनल एजेंसीज है, उनके साथ इन लोगों को जोड़ के उन सबको बता सकते हैं कि इन लोगों के साथ कोई भी किसी भी तरीके की आपको एसोसिएशन नहीं करनी है। ऐसे भी लोग हैं जो काम तो आतंकवादी का करते हैं, पर कहीं दूसरे देशों में जाके बैठ के, खासतौर से पाकिस्तान जैसे देश में जाके, वो अलग अलग बिजनेसेस में, यहाँ तक कि पाकिस्तान नहीं, पोर्चुगल और स्पेन, अलग अलग बहुत बहुत देशों में हमने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ टेररिस्ट हैं जो यहाँ से भाग के वहां पे जाके अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो उन लोगों तक अगर हमने, जैसे उन्हें अब बुक किया, ये कानून के तहत उनको नेम किया है, तो अब इंडियन गवर्नमेंट उन लोगों को उस देश की, पर्टिकुलर कंट्री की को जाके, एजेंसीज को जाके बता सकती है कि ये लोग हमारे यहाँ बुक्ड हैं, वांटेड हैं, और उनके ऊपर एक्शंस होने चाहिए। और देखिए, जैसा मैडम भी कह रही थी, आम लोगों को तब तक पता नहीं चलेगा, आसानी से वो लोग छुप जाते हैं जब तक कि उनको नेम ना किया जाए, डेली उनकी न्यूज फ्लैश नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इसके साथ साथ उनकी, देखिए, ये टेररिज्म की जो बैकबोन है वो फाइनेंशियल है, वो पैसा है, कहीं ना कहीं से उनको फाइनेंस आ रहा है। हमें आवश्यकता यह है कि इन लोगों की जो रीढ़ की हड्डी है, कि कहां से इनको फंडिंग हो रही है, उसके ऊपर वर्क करने की हमारी गवर्नमेंट को आवश्यकता है। और उनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम जो है, उसको जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाने की हमें आवश्यकता है। जी साहिल। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक दोबारा आपका। मैं मैम रजनी मैम को रुक करूंगा। मैम, सरकार का दावा है कि ये लोग भर्ती, घुसपैठ, फंडिंग और हथियारों की सप्लाई जैसे कामों में शामिल रहे हैं। ऐसे नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को और किन मोर्चों पर काम करने की जरूरत है? क्योंकि मैम, आप खुद भी एसपी जेल रही हैं, कोट भलवाल में रही हैं, जहां पर बड़े बड़े आतंकी भी पकड़ कर रखे गए थे। तो मैम, उनकी जो मेंटल कंडीशन होती है, वो किस सोच से आते हैं? क्योंकि ये बेहतर आप बता सकते हैं। देखिए साहिल, अगर मेंटल कंडीशन पे बात करें तो वो लोग कमिटेड टू दिस मूवमेंट है। क्योंकि जब वो कहते हैं, क्योंकि जब मेरी उनसे बात होती थी, आई टेल यू कि कुछ फिदाइंस लिटरली दे सी ए मदर्स फिगर और सिस्टर्स फिगर इन मी। तो जब ये चीज उनको दिख गई, तो इट मीन्स कि उनका वो जो मरने मारने का है, वो थोड़ा सा ह्यूमन फीलिंग्स आई वापस, और उनमें वो भाव आए कि वो भी इंसान है। देखो, सबसे पहले वहां एक चीज उनको ट्रेन जो किया जाता है कि तुम लोग पैदा हुए, तुमने मरना है। तुम चाहे 10 की उम्र में मरो, 20 की उम्र में मरो, 30 में या 60 में, एक मरेगा 100 और पैदा हो जाएंगे। तो विद द रिजल्ट यू आर बोर्न टू डाई, और आपके आगे एक दुश्मन है, वो दुश्मन हिंदुस्तान है। अगर आप नहीं उसको मारोगे तो वो आपको मारेगा। सो ब्रेन वॉश इस तरीके से किया जाता है, विद द रिजल्ट उनको सिवाय मरने मारने के कोई और चीज नजर नहीं आती। एंड सेकंड वाज दैट कि यहाँ पे बहुत बुरा हो रहा है इंसानियत के साथ, एंड आप वो फरिश्ते हो जो उस इंसानियत को रिस्टोर करोगे। वो एक मसीहा बन के हैं कि वो जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिकॉज दैट हैज बीन ग्रांटेड
टू देम बाय देयर रिलीजन। अब उनको ये चीज कैसे आप समझाएंगे कि नो, रिलीजन ये चीज नहीं कहता है, रिलीजन ये कहता है, मरने मारने की तो बात ही नहीं करता है। सो करेक्शनल सर्विसेज में जब हम लोग थे तो हम पहले उनकी बात सुनते थे कि वो क्या कहते हैं। सो धीरे धीरे हम उनको फिर बताते हैं कि रिश्ते क्या होते हैं, सही क्या है, गलत क्या है, आपने यहाँ देखा कि क्या है। आपको एक छोटी सी बात बताए, जब कसाब वॉज रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी, तो जब वहां पे शाम को उसने अजान सुनी, तो उसने जेल सुप्रिंटेंडेंट से पूछा, आर्थर रोड जेल में या बॉम्बे की जिस जेल में थे, मैडम ये आवाज तो अजान की है, क्या हिंदुस्तान में अजान की आवाज सुनाई दी जाती है? तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि उनका कितना ब्रेन वॉश है। जब उसे पहला गिलास जूस का पिलाया गया तो उस बंदे को यह भी मालूम नहीं था कि जूस जैसी चीज भी कुछ है। सो वो जहालत और गुर्बत थी कि उन्हें यह भी मालूम नहीं था पानी और जहर के अलावा बीच में कुछ और चीज भी होती है। तो ये आप इससे आप मेंटल स्टेटस को आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो लोग किस स्ट्रेटा से, किस पॉवर्टी लाइन से, किस चीज से लोगों को उठा के और भर्ती करते हैं। और आगे ये है कि आपने वहां जाना है, वहां ज्यादती हुई और आपने मारना है। तो ये चीज जब आ जाती है और आप हिंदुस्तान की सरजमीन पे ये चीज कर रहे हैं, तो जब तक हमारा कानूनी तौर पे हाथ मजबूत नहीं होंगे कि ठीक है कॉज ऑफ एक्शन, अभी ये कहेंगे जी हाँ वो बंदा अगर पाकिस्तान में, आप उसे कैसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन कोई ना कोई एक्टिविटी में तो वो शामिल था ना। वो कॉज ऑफ एक्शन एक्लूड एट द इंडिया, वो इस लैंड में उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया विच वॉज नॉट परमिटेड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। सो ये जो नया कानून है आइडेंटिफिकेशन, एंड दिस इज द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, इट्स नॉट ए ग्रुप। पहले हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को कर दिया, नाउ वी आर आइडेंटिफाई, सो यू फील दैट ड्रास्टिक चेंज। ये चेंज तभी होगी जब आपका एक कानून मजबूत है। और फाइनेंशियल, सो सबसे ज्यादा फाइनेंसेस है। आपका किसी को अल्यूर कर लीजिए, आप नार्को टेररिज्म में हम जा रहे हैं, सो क्या है दैट द फाइनेंसेस। आप उनको एक ये बैग उठा के आपको ले जाना, उसके लिए उसको पैसा मिलता है, वो मजदूरी क्यों करेगा? उसको बैग उठा के, ही इज ए कॉन्ड्यूट, ही इज ए कैरियर, वो लेके कहीं जा रहा है। अब उसको ये पता चले कि इसके बीच में क्या है, इसकी रेप्रिकॉशंस क्या है, वो डिफरेंट है। लेकिन इस पार, सरहद के इस पार जहां हम लोग हैं, जो इस चीज को, इस नासूर को, इस दर्द को, इस जख्म को, और अपनी इतना चौड़ा सीना लेके हम छाती पे गोलियां खा रहे हैं, कितनी देर, बस अब और नहीं, कितनी देर खाएंगे और कितना नुकसान सहेंगे, कितनी लाशें घरों में देखेंगे। आपका बच्चा घर से बाहर जा रहा है, मालूम नहीं वो सही सलामत आएगा कि उसकी डेड बॉडी आएगी, वो क्रॉस फायरिंग है या किसी से, फिर हम इल्जाम किसी और पे जाते हैं। नहीं, जब तक हम इस चीज को खड़े नहीं होंगे। आप बताइए, पंजाब की मिलिटेंसी थी, बहुत ज्यादा हमारी फोर्सेस ने काम किया, लेकिन जब तक एक कॉमन मैन वहां का खड़ा नहीं हुआ अगेंस्ट दैट एक्ट, सो वहां अब ये जरूरत है हमारे देश के, हमारे खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टैंड अगेंस्ट दोज इलीगल एक्टिविटीज। वी हैव टू, अदरवाइज हर घर में मातम है, हर घर का कोई ना कोई गया हुआ है, कब्रिस्तान बढ़े, शमशान घाट बढ़े, बिजनेस कम हुए, एजुकेशन कम हुई, तो हम लोग मॉरल वैल्यूज नहीं दे पाए, जिसके लिए हमारी सरजमीन, हमारा जम्मू कश्मीर एक जाना जाता था अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, अपनी प्यार मोहब्बत के लिए, कम्युनल हार्मनी के लिए। हम सब वो चीजें खो रहे हैं, हम उन जनरेशन को कुछ नहीं दे रहे हैं सिवाय दिस गन कल्चर के। इस गन कल्चर का फॉलो आउट है, लेकिन उतना भी नहीं है कि हम, वी कैन नॉट रिपेयर इट, वी कैन अनटिल अनलेस वील आइडेंटिफाई। और देखिए, जब तक आप इनकी प्रॉपर्टीज को जिस हिसाब से कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, सो जब पैसा रुकेगा एक्टिविटीज भी खत्म होंगी। वो कहते हैं ना, भूखे पेट कुछ नहीं, आप राम भी नहीं जप सकते। तो जब आपके पेट में खाना नहीं जाएगा, उसके लिए आप मेहनत करोगे, जब फंडिंग बंद होगी, आप यहाँ से सरकार की नौकरी भी कर रहे हो, वहां से फंडिंग भी ले रहे हो, हवाला मनी को भी लेके जा रहे हो, सो हम तो चारों घी में और सर कढ़ाई में। सो कहीं तो आइडेंटिफाई करके करना है भैया। हिंदुस्तान में रह रहे हो तो वंदे मातरम तो अगर आप नहीं कहते हो तो हिंदुस्तान जिंदाबाद तो कहना है हमें। हम वो किसी रिलीजन में नहीं जा रहे, लेकिन भारत माता की जय तो है, क्योंकि वो हमारी कर्म भूमि, हमारा देश है। उसके देश में तो कोई आंच नहीं आने देंगे ना। दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप, एज अ वुमन आई एम सेइंग, एज एन ए कॉमन मैन आई एम सेइंग, एज एन ए citizen of India, I'm saying this is a very positive step. This is not giving the strong hands to the forces, but it is giving a strong mentality, strong hands, एंड आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, एक कॉमन मैन को, एक सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो भी रिस्पॉन्सिबल है, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। आई थिंक इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। ठीक है मैम, मैं करता हूँ रुक दोबारा आपका। मैं रुक करता हूँ डॉक्टर अभिषेक सर का। सर, पिछले जिस तरह मैम ने भी बात रखी कि कानून
बहुत जरूरी है। और पिछले कुछ वर्षों में भारत लगातार व्यक्तिगत आतंकियों को यूएपीए के तहत सूचीबद्ध करता रहा है। तो क्या ये मॉडल वैश्विक आतंकवाद विरोधी ढांचे में एक प्रभावी कानूनी और कूटनीतिक उदाहरण बन सकता है? देखिए, इनसे जो लोग सरहद के पार भी बैठे हैं, जिन लोगों को हमने नेम किया है, कहीं ना कहीं उनको ये पता समझ में आ गया है कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे ऊपर कोई डिसाइसिव एक्शन लेने के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं उनकी रातों की नींद और दिन का जो चैन है वो अभी जाने वाला है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कोई ना कोई एजेंट कहीं ना कहीं से उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश में लगा हुआ होगा। और इंडियन गवर्नमेंट आजकल अनफॉरगिविंग हो गई है। मैं भी उधमपुर में पढ़ा हूँ, पढ़ाई लिखाई मेरी 12th तक उधमपुर से हुई है। मेरे को भी याद है अर्ली 2000s में हमारे मेरे खुद के स्कूल को 2 बार खाली कराना पड़ा था बॉम्ब थ्रेट्स की वजह से। इनफैक्ट मिले भी थे, कुछ चीजें मिली भी थी। और मेरे स्कूल से कुछ ही दूर एक बीएसएफ की चौकी पे एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था उस समय का। तो मुझे मालूम है कैसे मेरे माँ बाप, आज मैं एज ए पेरेंट देखता हूँ, तो एक माँ बाप को ऐसे जगह अपने बच्चों को स्कूल भेजना कितना कठोर, एक दिल पे पत्थर रख के वो भेजते होंगे। तो ये सिचुएशंस को काबू में लाने के लिए इन लोगों के ऊपर जितना कठोर कानूनी कब्जा किया जाए, जितना ज्यादा इनके ऊपर प्रहार किया जाए, वो कम है। ये कसाब जैसे लोग, ये सब कैनन फोड़र है इनके लिए। इन लोगों के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को नेम किया गया है, ये लो लाइफ आतंकवादी नहीं है। ये वो लोग नहीं है जो खुद जाके हमले करते हैं। ये वो लोग हैं जो हायरिंग करते हैं, फंडिंग करते हैं, सरहद पार कराने की सुविधा प्राप्त प्रदान करते हैं। ये वो लोग हैं जो लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं और उसकी बेसिस पे इनकी लिविंग चलती है, उससे पैसा कमाते हैं। नार्को टेररिज्म का मैडम ने बात किया। पाकिस्तान नार्को टेररिज्म का गढ़ है। पूरी दुनिया के जो मैं जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा हब पाकिस्तान है। पूरी दुनिया के जो कार्टल्स भी हैं, जो साउथ अफ्रीका अमेरिका के कार्टल्स हैं, उनके भी बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान में हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। तो ये लोग उससे क्या काम करते हैं? ये बच्चों को मदरसों में भेजते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं, उनको कहते हैं कि अगर तुम शहीद हुए तो हम तुम्हें अल्लाह जो है हूरे प्रदान करेगा। तुम्हें यहाँ पे सुख लेने की क्या जरूरत है, यहाँ पे तुम्हें अच्छी चीजों की क्या आवश्यकता है, तुम्हारे लिए सब चीजों की जो निर्माण है वो ऊपर अल्लाह ने किया हुआ है स्वर्ग में। पर उन्हें ये समझाना पड़ेगा कि वहां पे कुछ नहीं है। जो कुछ है वो इसी धरती पे है, और तुम इस धरती को गंदा कर रहे हो। तुम इस धरती के जो मासूम लोगों को जान से मारने की कोशिश कर। देखिए, टेररिस्ट जो है ये कोई बहादुर सैनिक नहीं होते। आज तक हमने देखा है ज्यादातर इनका निशाना मासूम लोग हुए, और इसमें केवल हिंदू ही नहीं, चाहे मुसलमान भी हो, औरतें, बच्चे, बेगुनाह लोग, उन सब के ऊपर ये अपनी दादागिरी, अपनी धोस, अपने वॉयलेंट, जो इनको वॉयलेंस जो सिखाया जाता है, ये उस वॉयलेंस का प्रयोग उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा करते हैं जो असहाय होते हैं, विच हु डू नॉट हैव द कैपेबिलिटीज टू रिटेलिएट, जो इनके ऊपर उल्टा हमला नहीं कर सकते, उनके ऊपर ये अपनी ताकत दिखाते हैं। इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि आज पैसे के से जरूर बहुत खुश हो रहे हैं, और इन मासूम गरीब बच्चों को बहला फुसला के, गलत सपने दिखा के आज ये भेज जरूर रहे हैं। पर भारत सरकार और भारत के वीर जवान इन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और धीरे धीरे इनको महसूस होनी चाहिए, हमारे पंजे इनकी गर्दन पे धीरे धीरे इनकी गर्दन को जकड़ते हुए महसूस होने चाहिए। तभी ये टेररिज्म नाम का जो राक्षस है, इसको तभी हम पराजित कर सकते हैं। साहिल जी। ठीक है सर। मैम, हाल के वर्षों में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। तो क्या इस नीति का जमीन पर असर दिखाई दे रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं और घुसपैठ के मामलों में? बिल्कुल सही। आप देखिए, आप मिड 90s में जाइए, अर्ली 2000s में जाइए, एंड नाउ वी आर फ्रॉम द 2014 ऑनर्स। देखिए, देयर इज ए डिक्लाइन इन द मिलिटेंट एक्टिविटीज एज वेल एज एक जो फियर था। आप, मैं फिर से कॉमन मैन पे आऊंगी, जो एक डर था, वो डर अब उस शिद्दत के साथ दिल में नहीं है। अब ये है कि अरे भाई कोई बात नहीं, मरना है ना, मौत आई होगी, मर जाएंगे। पहले तो ये होता था कि नहीं, कोई अटैक हो गया हम उसमें मर जाएंगे। तो एक चेंज है,
एक चेंज है आपके माइंडसेट में, चेंज है। आप किसी चीज के लिए अगर आप कश्मीर घूमने जा रहे हो तो आज ये नहीं सोचोगे कि कोई मिलिटेंट अटैक होगा। आप ये कहोगे अरे भाई अगर मौत आनी है तो कोई बात नहीं, कश्मीर में आ जाए, घूमते फिरते जाए। सो आपको नहीं लगता कि देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज, एंड इवन there are so many I'll say the anti-national elements came into the mainstream। वो लोग आज मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, वो उसको कह रहे हैं कि नहीं हमसे गलती हुई। वो आप देखिए आजकल इंस्टा पे बहुत सारे ऐसे हैं जो फॉरवर्ड आके बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान में गए किस तरीके से। क्या आप 90s में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, या अर्ली 2000 में, प्रायर टू 2014, क्या कोई भी ऐसा, आई नॉट से द मिलिटेंट, कोई भी एंटी नेशनल ऐसा बंदा आया और उसने इंस्टा पे या यूट्यूब पे ये आके बोला कि मैं आतंकवादी था और मैंने ये किया ये सब, और दे आर एक्सपोजिंग देम कि वहां कुछ भी नहीं है सिवाय मरने के अलावा कुछ नहीं है। आज चाहे उनको वो ट्रोल कर रहे हैं लेकिन वो एक सच्चाई बता रहा है कि आप वहां गए, ट्रेनिंग लेके आए और मरने के लिए। आप उस खानदान से लेके गए कि जिसका कोई रिसोर्स नहीं था, कि आपको ऊपर जाके ऐश करनी। अरे नहीं, मैंने वही कहा ना कि जब उसने ये क्या, मेरे ही एक इनमेट ने, एक पाकिस्तानी ने बोला, जब मैंने उसे पूछा कि तू क्यों इस रास्ते पे आया, उसने कहा मैम जो आज हम रोज का खाना खाते हैं ये हमें ईद में भी नसीब नहीं है। आपको क्या लगता है हम घास की रोटी बना के खाते हैं? तो मरने से पहले कुछ ऐश कर ली जाए, ये भी अल्फाज थे। तो अगर 2 लाख 4 लाख 5 लाख में अगर मैं मर गया तो 4 और पैदा हो जाएंगे, वो चीज नहीं है। अब हम, इवन द पर्सन हु वर इनटू, मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ। आई वॉज इन उधमपुर जेल। सो एक लड़का था, 12th पास था, ही वॉज इन मिलिटेंट एक्टिविटीज। तो जब मैंने उसको थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा काउंसलिंग करी, देन ही वॉज इनटू दिस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑल दैट। तो जब उसने मेरे से बात की, बहुत अच्छा लड़का था, मुदस्सिर उसका आज भी नाम है, और बारामूला में एक अपनी गाश करके एक एकेडमी चलाता है। कश्मीरी में गाश रोशनी को बोलते हैं, उजाले को बोलते हैं। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा बेटा तू अपना लाइफ तबाह कर रहा है, कुछ नहीं है, आप लोग इस्तेमाल हो रहे हो, इसके बाद तेरे को कोई नहीं पूछेगा। बट दैट गाय वाज वेरी गुड, और उसने बड़े आराम से अपना स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, उसका पीएसए खत्म हुआ, चला गया। 2016-17 में मेरी पोस्टिंग बारामूला आती है। तो एक दिन मुझे एक स्लिप आती है, उस बंदे का नाम है, तो कहा मैम ये आपसे मिलना चाहता है। तो मैंने कहा भेज दो। कहा एक और चीज बताई, कुछ दिनों से रोज आता था, आपका पूछता था और चला जाता था, आज उसने आपसे मिलना है। बुलाया, अंदर आया और मिला, पाँव पकड़े, मेरे गले मिला और जोर जोर से रोया। कहा जनाब आप ही हो जिसने रास्ता दिखाया। मैंने कहा मैं तो उसको भूल चुकी थी। कहा मैम आपको याद नहीं है, मैं उधमपुर में एक बच्चा था आपके पास। तो जब मैं वहां से छूटा तो मैं सीधा अपने मेंटर के पास गया, उसके पास पहुंचा। जब श्रीनगर में, तो सुबह से शाम तक बैठा रहा। शाम के 6 बजे उन्होंने मेरे हाथ में 200 रुपया दिया और कहा अच्छा तुम आगे हो, जाओ, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें बुला लेंगे। कहा मैं उस घर से तो बाहर निकला, लेकिन जब गली से मेन रोड पे आया, मैंने उस 200 रुपए के 200 टुकड़े किए और मुझे आप याद आई। कहा वहां से मैंने बस पकड़ी, मैं बारामूला आया, मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की। देन विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी ही स्टार्टेड हिज ओन एकेडमी। आज वो, बहुत थ्रेट्स थे उसको, लेकिन वो बच्चा हारा नहीं। उसने सब बच्चों को एजुकेशन देना शुरू किया और उस एकेडमी को चलाया कि रास्ते से भटकिए मत। तो ऐसे लोग भी है ना जिन्होंने मेहनत की, हिम्मत की। तो क्यों नहीं हम सब मिलके उन बच्चों का, उन लोगों का हौसला बने। अगर आपको लगता है कि इर्द गिर्द कुछ है तो उसे हमें सपोर्ट करना है। और स्पेशली वी शुड स्ट्रेंथन द हैंड ऑफ आवर फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर इन लोगों को आइडेंटिफाई किया, इट्स नॉट ओवरनाइट जॉब कि सारी एक्टिविटीज देखी है ना जो उस जगह पे पहुंचे हैं साहिल में, और आप तो नहीं है ना, कुछ तो उनमें खास होगा जिन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया, उनकी एक्टिविटीज को। हम आउटराइटली कह दें नहीं जी किसी को भी कर दिया, नहीं। सो दिस इज आवर बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड, अभिषेक का बैकग्राउंड। सो गवर्नमेंट नोज एवरीवन, और हमने उनको एक डेमोक्रेटिक सेटअप में वी हैव सिलेक्टेड देम, सो व्हाई नॉट वी ट्रस्ट देम। जब हमने उनको सिलेक्ट करके भेजा और जब गवर्नमेंट ने ये चीज हमारे पब्लिश किया ना, उनकी फाइलों में तो नहीं है ना, हमारे तक है, सो व्हाई नॉट वी शुड गिव आवर पार्ट। सो एक फेयर साइकोसिस हैज गॉन, एंड नाउ वी कैन स्टैंड, वी कैन स्पीक आउट,
and we can fight against it. And this is our turn as a citizen of India, as a common man. खड़े होइए, उस चीज को उन्होंने, सरकार ने आपको बताया है, उसको देखिए, पहचानिए, और उसके अगेंस्ट जब तक हम खड़े नहीं होंगे ये जंग कभी खत्म नहीं होनी। इस जंग को खत्म करना है। सोने की चिड़िया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो कहते हैं जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जी मैम, काफी अहम बातें रखी मैम अपने। डॉक्टर अभिषेक का रुख करूंगा। सर, किस तरह देख रहे हैं आप इन सब चीज़ों को? मैम ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, और मतलब कि इन लोगों पे अगर रोक लगानी चाहिए तो सिर्फ कानून जरूरी नहीं है, एक ह्यूमैनिटी वो बहुत जरूरी है। जो रजनी मैम ने कहा, बहुत इंस्पिरेशन मिली मैडम की बातें सुन के, बहुत अच्छा लगा सुन के। और मैंने भी खुद देखा, मेरे खुद के कुछ कश्मीरी दोस्त रहे जिन्होंने, मेरे एक बड़ा क्लोज फ्रेंड था मुजम्मिल अमीन शेख, बारामूला से ही ताल्लुक रखता था। और पत्थरबाजी में वो हमारे मेरठ पढ़ रहा था, मेरठ से वो छुट्टी में गया, पत्थरबाजी में उसके सिर में पत्थर लगा और वो ही एक्सपायर्ड। हालांकि उसके छोटे भाई को फिर मैंने पढ़ने में बहुत, ही इज ए लॉयर राइट नाउ। तो ये मालूम होना चाहिए कि उनके असली दुश्मन हम नहीं है, हम भारतीय, हम हिंदू, हम उनके दुश्मन नहीं है। उनके असली दुश्मन वो हैं जो उन्हें वायलेंस करने के लिए इंस्टिगेट कर रहे हैं। वो लोग किस लिए इन लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, ये भी उन लोगों को हमें समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं उन लोगों के मरने से। उनके जीने से उनको फायदा नहीं है, उन लोगों के मरने से उन लोगों को फायदा है। क्योंकि उसके बाद वो उन्हीं स्टैटिस्टिक्स को लेके यूएन और यूएस के पास जाते हैं, उनके सामने रखते हैं, देखिए भारतीय सेना ने इतने लोग मार दिए, ये अत्याचार हो गया। उनको झूठी फिल्में दिखाई जाती हैं, यूएस सेनेटर्स को एक फर्जी मूवीज बना बना के दिखाते हैं ये पाकिस्तानी दरिंदे, और उसके बेसिस पे इन्हें फंडिंग मिलती है। और उस फंडिंग से ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को भी कुछ नहीं देते, इन गरीब बेसहारा कमजोर लोगों को कुछ नहीं देते, इनकी फैमिली को भी कोई खास सपोर्ट नहीं करते। उससे क्या करते हैं, उससे ये अमेरिका पे प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। इनके सब जर्नल्स, जितने पाकिस्तानी जर्नल हैं, इनके कनाडा में, यूएस में, यूके में बड़े बड़े आलिशान विलाज हैं। ये इनकी फाइनेंशियल, ये जो, और इनको ये सब करने के लिए अनेबल कौन कर रहे हैं, ये जो नए लोग जिनके आज हम नेम कर रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन लोगों को नेम करना चाहिए। इनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट, जो इनको फायदा मिल रहा है इससे, ये बेनिफिट्स इनके खत्म होने चाहिए। अगर भारत में इनकी कोई प्रॉपर्टीज है, उनको जब्त करना चाहिए। इनके पास से ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स खत्म हो जाने चाहिए। जी साहिल जी, थैंक यू। ठीक है सर, धन्यवाद आपका हमारा जुड़ने के लिए। काफी अहम बातें रखी है रजनी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और डॉक्टर अभिषेक सर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। आपने काफी अहम बातें रखी हैं। देखते हैं आने वाले समय के अंदर क्या बदलाव होते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सीमा पर नहीं बल्कि कानून, कूटनीति, वित्तीय निगरानी और खुफिया तंत्र के स्तर पर भी लड़ी जाती है। 23 नए आतंकियों को घोषित करने का सरकार का फैसला इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि असली चुनौती केवल नाम सूची में जोड़ने की नहीं बल्कि उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की है। क्या इस कदम से आतंक की कमर टूटेगी? क्या पाकिस्तान पर दबाव और बढ़ेगा? और क्या भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जा सकेगा? इन सभी सवालों पर चर्चा जारी रहेगी। डार्क न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।